हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं क्या होती हैं, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में क्या अंतर होता है और नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में कौन सर्वोपरि है, कौन किस पर कितना भारी है, किसको किस पर वरीयता दी जाएगी, इसके संबंध में जो विवाद है उस पर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बन रहिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा करके आल का बटन दबा दीजिएगा जिससे हमारी आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहे तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नीति निर्देशक तत्वों के एक सामान्य से परिचय के बारे में। वीडियो चूंकि बहुत लंबा ना हो इसलिए इसको दो पार्ट में बनाया जा रहा है। पहले पार्ट में हम लोग यही जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति क्या होती है, नीति निर्देशक तत्व का अर्थ वास्तव में क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, मौलिक अधिकारों से ये किस तरह से भिन्न होते हैं और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में किसको किस पर वरीयता दी जाए। शेष जो नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेस है, ये वीडियो जो है इसका आधार है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अगर बेस को आप समझे रहेंगे, इसको आप समझे रहेंगे, इसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझे रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस को जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें कहीं से भी घुमाएं आप गलत करके नहीं आएंगे। तो बेस मजबूत होना चाहिए। इसके बाद जो रटने वाला है 36 से अनुच्छेद 51 तक, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है वो भारतीय संविधान में भाग 4 में दिया गया है और इस किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन है, संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसका वर्णन है। भाग 3 में हम लोगों ने मौलिक अधिकार को पढ़ा। अब भाग 3 के बाद जो है भाग 4 शुरू होता है, तो भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार जहाँ समाप्त होते हैं, उसके बाद से ही 36 से लेकर के 51 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्व जो है शुरू हो जाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया है, जो सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्वों को जो है वो भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो ये आयरलैंड की, इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है आयरलैंड का संविधान। ठीक है, अब सबसे पहले हम यही समझते हैं कि वास्तव में नीति निर्देशक तत्व जो है वो होते क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्व, नीति का मतलब होता है नियम, निर्देशक मतलब उनको निर्देशित करने में, यानी नियम के निर्माण में किसी को निर्देशित करने वाले तत्व। तो जो अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जिन तत्वों का समावेश किया गया है, जिन प्रावधानों को रखा गया है, वो कौन कौन से प्रावधान हैं, वो ऐसे तत्व हैं जो नियम निर्धारित करने में, जब राज्य जो है नियम बनाता है, कानून बनाता है, तो उसको ये निर्देशित करते हैं, उसको ये बताते हैं कि वास्तव में आपको किस तरह का कानून बनाना चाहिए। ये तत्व फ्रेंड्स वो राज्यों के लिए एक आदर्श होते हैं। ये तत्व राज्य को ये बताते हैं कि आप जब भी नीति का निर्माण कीजिए, जब भी आप कानून बनाइए, तो आपको किस तरह से कानून बनाइए, किस तरह से कानून आपको बनाना चाहिए। अगर आप इसमें बताए हुए तत्वों के हिसाब से कानून बनाते हैं तो आप एक जन कल्याणकारी राज्य कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तत्व वे तत्व होते हैं जो राज्यों को ये बताते हैं कि आप जब भी नियम बनाइए, जब भी नीति का निर्माण करिए, तो आपको कैसे कार्य करना चाहिए। ये गाइड की तरह होते हैं। गाइड क्या करता है? गाइड आपको रास्ता दिखाता है कि यहाँ से चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, तो आप अपने गंतव्य तक मतलब बिना किसी परेशानी के पहुँच जाएंगे। तो उसी तरह से नीति निर्देशक तत्व भी राज्य के लिए गाइड का काम करते हैं। ये उसके लिए पथ प्रदर्शक होते हैं। ये उसको बताते हैं कि आप इस तरह से नियम बनाएंगे तो एक जन कल्याणकारी राज्य कहलाएंगे, जनता का अधिक से अधिक इस नियमों से कल्याण होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज और समझिए, नीति निर्देशक तत्व जो है किसको निर्देशित करते हैं? राज्य को। ये राज्य के लिए होते हैं, ये व्यक्ति को नहीं मिले हुए हैं, ये राज्य के लिए हैं। राज्य का उसका पालन करना है, इसका पालन व्यक्ति को नहीं करना है। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्यों के लिए है, ये व्यक्ति के लिए नहीं है। ये राज्य का ध्यान जो है वो अपने कर्तव्य की ओर आकृष्ट करने के लिए कि उनका क्या कर्तव्य है, ये बताने के लिए जो संविधान में इन तत्वों का समावेश किया गया है। ये राज्य के लिए कर्तव्य है
इसलिए इसको करना या न करना ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य चाहे तो इसको करे और चाहे इसको न करे। इसकी प्रकृति के बारे में अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनकी प्रकृति क्या है। तो इसके बारे में अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। फिर भी इसमें दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये जो वर्ड लिखे गए हैं अनुच्छेद 37 में, इसमें से कई चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं और काफ़ी बेस आपका मजबूत करती हैं। जैसे पहले लिखा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्याय योग्य नहीं है। अगर इसका पालन राज्य नहीं करते हैं या इसको राज्य लागू नहीं करते हैं तो हम इसके लिए न्यायालय में राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं कि साहब राज्य तो इसको लागू ही नहीं कर रहा है, संविधान में लिखा गया है ऐसा। ये राज्य के लिए कर्तव्य हैं। कर्तव्य का मतलब है इसको करना या न करना राज्य का दायित्व है, इसके लिए उनके ऊपर मुकदमा दायर नहीं किया सकता है। तो पहली चीज़ स्पष्ट क्या हो गई कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी न्याय योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार आपके न्याय योग्य हैं। अगर मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, कोई आपके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है तो आप न्यायालय में तुरंत जा सकते हो और न्यायालय आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, वो न्याय योग्य हैं। लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व जो है न्याय योग्य नहीं है। आगे लिखा है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, फिर भी इसमें दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। कहा गया कि भले ही इसको लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन फिर भी जो इसमें तत्व दिए गए हैं, जो उसमें उपबंध दिए गए हैं, वो देश की मतलब शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही मूलभूत हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी जब भी राज्य कानून बनाएगा तो इन तत्वों को ध्यान में रख के बनाएगा, ऐसा करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी राज्य की इच्छा पर तो छोड़ा गया है, लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व होंगे और राज्य को ऐसा करना चाहिए, इसके अनुसार कानून बनाना चाहिए। और आप देखेंगे जब अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें जो उपबंध दिए गए हैं उनमें से अधिकांश उपबंधों पर राज्य ने कानून बना दिया है, क्योंकि वर्तमान समय जो है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते इसका भारत या यहाँ पर जो सरकारें होती हैं उनका ये हमेशा प्रयास होता है कि जनता की अधिक से अधिक भलाई के लिए कार्य किया जाए, ताकि जनता अगली बार हमको फिर से गद्दी दे, फिर से सरकार में रखे। तो इसके लिए उस जनता की भलाई के लिए कार्य करती हैं। और जो भाग 4 में उपबंध दिए गए हैं वो सब जन कल्याण से प्रेरित उपबंध हैं, वो सब जनता की भलाई के लिए हैं। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों के जितने उपबंध हैं उसमें से अधिकांशता जो है वो लागू किए गए हैं। आप आगे देखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों की आखिर विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं जब आप देखेंगे तो आपको और थोड़ा सा इसका पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। अगर आपने नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति को समझा है, अनुच्छेद 37 को सही समझा है, तो काफ़ी कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा इसको, ठीक है। जैसे नीति निर्देशक तत्व की पहली विशेषता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य के लिए होते हैं, व्यक्तियों के लिए नहीं। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि नीति निर्देशक तत्वों का संबंध जो है राज्य से होता है, न कि व्यक्तियों से। मौलिक अधिकार व्यक्ति को मिले होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्यों के लिए होते हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्याय योग्य नहीं है। ये राज्यों के लिए एक आदर्श है, राज्यों के लिए एक कर्तव्य है। राज्य सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसका पालन करे या ना करे। अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। ये प्रवर्तनीय नहीं है। दो वर्ड देखिएगा, अगर कहा जाए नीति निर्देशक तो न्याय योग्य है कि नहीं है, तो न्याय योग्य नहीं है। क्या यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है, तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। दोनों बात एक ही है। प्रवर्तनीय का मतलब है न्याय योग्य, ठीक है। तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, ये न्याय योग्य नहीं होते हैं। अगली विशेषता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो देश के शासन व्यवस्था में मूलभूत स्थान रखते हैं। भले ही ये राज्य की इच्छा के ऊपर इनका क्रियान्वयन डिपेंड कर दिया गया हो कि राज्य चाहे करे या ना करे, भले ही ये न्याय योग्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये देश की शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये इनकी विशेषता है।
और इनका जो उद्देश्य होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है, तो इससे क्वेश्चन बहुत उठाते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जो है भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना होगा। डायरेक्ट पूछ लेगा कि आपको कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, तो हमारा उत्तर क्या होगा, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इनके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो है भारत में आर्थिक और सामाजिक रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो, ये नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। दूसरा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत में भारतीय संविधान में कहीं भी अगर ये कहा जाए कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो वो नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य ही होता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। और अगर ये प्रश्न पूछे कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है, तो नीति निर्देशक तत्वों में है। अगर अनुच्छेद पूछे कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 38 आप कह सकते हैं। ये इतने फ्रेंड्स महत्वपूर्ण होते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है इतने इंपॉर्टेंट है राज्य के लिए। इसीलिए जो है इसको जो है ऑस्टिन ने जो है नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा, संविधान की आत्मा। ये भी पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा ऑस्टिन ने कहा, इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए कहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ एक चीज़ और आप जान लीजिए, थोड़ा सा इसका इतिहास समझ लीजिए फ्रेंड्स, कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो आपको बताया गया था, संविधान निर्माण वाले चैप्टर में भी पढ़ाया गया था कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो डॉक्टर B.N. राव थे। कौन थे, डॉक्टर B.N. राव। डॉक्टर B.N. राव जो कि संविधान सभा के, आपको बताया भी गया था, संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने सुझाव दिया था फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकारों को दो तरह से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में समावेश किया जाए। एक वो मौलिक अधिकार जो व्यक्तियों को तुरंत मिल जाए, और दूसरे वे मौलिक अधिकार जो व्यक्तियों को धीरे धीरे करके प्राप्त हों। तो इनके विचारों को तो भारतीय संविधान में स्थान दिया गया, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में इन्होंने बताया, मौलिक अधिकार पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में। इन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार पार्ट 1 ये वे होंगे जो तुरंत मिल जाएंगे, पार्ट 2 वे होंगे जो धीरे धीरे करके मिलेंगे। तो इस रूप में शामिल नहीं किया गया, बल्कि मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया और इनको न्याय योग्य बनाया गया। जो विचारधाराएं प्रवर्तनीय नहीं थी, या हम कह सकते हैं जिसको कि तत्काल सरकार देने में सक्षम नहीं थी, जिसको तुरंत नागरिकों को दिया नहीं जा सकता था, ऐसे तत्वों को, ऐसी चीज़ों को नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान में सम्मिलित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, जब भारत स्वतंत्र हुआ, नव स्वाधीन राष्ट्र के रूप में इसका उदय हुआ, तो उस समय देश के आर्थिक और प्रशासनिक संसाधन फ्रेंड्स बहुत सीमित थे। संविधान के सभी लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त करना संभव नहीं था। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को न्याय योग्य नहीं बनाया गया, बल्कि उनको एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में संविधान में रख दिया गया और इसका क्रियान्वयन राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि राज्य जब चाहे समय समय पर जैसे चाहे इनको लागू करे। इसीलिए इनके संबंध में जो है के.टी. शाह का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि इसमें लिखा है इन्होंने कि नीति निर्देशक तत्व जो है एक ऐसा चेक है जिसका क्रियान्वयन बैंक की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया। यानी कि ये कह रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो कब अदा किया जाएगा ये बैंक के ऊपर छोड़ दिया गया कि बैंक जब चाहे इसको अदा करे। उसी तरह से नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिए गए कि इनका क्रियान्वयन कब करना है, किस निर्देशक तत्व को लागू करना है, कैसे लागू करना है, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। ठीक है, इनके संबंध में, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। तो फ्रेंड्स, ये था नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। पहला अंतर है, काफ़ी कुछ आप जानते हैं क्योंकि अगर आपने अभी तक वीडियो को सही से समझा है तो काफ़ी कुछ आपको समझ में इसमें आ जाएगा। पहला अंतर है कि मूल अधिकार जो है वो न्याय योग्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है न्याय योग्य नहीं होते हैं। यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन पर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, ये न्याय योग्य हैं, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का यदि सरकारें पालन नहीं कर रही हैं, उसको लागू नहीं कर रही हैं, तो इसके लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्याय योग्य नहीं होते हैं, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा है मूल अधिकार जो है वो व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्यों के लिए हैं। मूल अधिकार हमें आपको मिले हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व हमें आपको नहीं मिले हैं। इसका पालन करना जो है राज्य के ऊपर है, ये राज्यों के लिए होते हैं कि इनका पालन करेंगे, इनका क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है, तो मूल अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्यों को मिले होते हैं।
अगला है फ्रेंड्स कि मूल अधिकारों का जो उद्देश्य है वो राजनैतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। सबको स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो, राजनीतिक रूप से एक समान समाज में जो प्रजातंत्र की स्थापना हो। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जो होता है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। अभी आपको बताया गया। तो मूल अधिकार जो है इनका उद्देश्य राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, सबको स्वतंत्रता समानता दिला करके, और जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जो होता है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। अगला है कि मूल अधिकार नकारात्मक है। ये राज्य को रोकते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। ये राज्य के ऊपर कुछ मर्यादा या कुछ प्रतिबंध लगाते हैं कि आपको इस तरह का कानून नहीं बनाना चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। तो ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये सकारात्मक होते हैं, ये राज्य को यह बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो जहां मूल अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, यानी ये राज्य को ऊपर कुछ प्रतिबंध आरोपित करते हैं और यह बताते हैं कि आपको ऐसा ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य को कुछ कार्य करने का निर्देश देते हैं, तो ये सकारात्मक होते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार नकारात्मक है जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक है। ठीक, अगला है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके शेष समस्त मौलिक अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। आपको बताया गया है कि 20-21 जो है वो कभी निलंबित नहीं होते हैं। बाकी जो है जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार आपातकाल लागू होने पर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। शेष मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अनुच्छेद 20-21 को छोड़ दें तो बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है उनको, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी कंडीशन में उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये एक अंतर हो गया कि मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगला है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों पर नहीं। मूल अधिकार पूर्ण नहीं है, उन पर जो है कुछ प्रतिबंध लग सकता है। देश की एकता और अखंडता में के आधार पर, समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने के आधार पर, लोगों के स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर उनके ऊपर जो है मूल अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। जो मूल अधिकार होते हैं वो व्यक्ति को मिले होते हैं, वो व्यक्ति के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। आप जब देखेंगे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ही अधिकार जरूरी होते हैं। अगर अधिकार नहीं मिले तो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कर ही नहीं पाए। तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार जो है वो हैं जो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य किसी व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करना नहीं है, ये समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में जो महत्वपूर्ण अंतर थे वो आपको बता दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, अंतिम टॉपिक की तरफ चलते हैं इस वीडियो के, जिसमें हम देखेंगे कि मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्वों को। तो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है नीति निर्देशक तत्व बनाम मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सर्वोच्च कौन है? मूल अधिकार सर्वोच्च हैं या नीति निर्देशक तत्व सर्वोच्च हैं? मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जाएगी या नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी? जैसा कि संविधान में लिखा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती हो। अगर राज्य कोई ऐसा विधि बनाता है, कोई ऐसा कानून बनाता है, तो वो कानून उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक वो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण कर रही है। ये आपको बता दिया गया था जब मौलिक अधिकार पढ़ाया गया था कि राज्य अगर कोई ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों को कहीं हनन करती है तो वो कानून जो है वो शून्य हो जाएगा, मौलिक अधिकार बने रहेंगे। तो इस हिसाब से तो मौलिक अधिकार का जो है वो नीति निर्देशक तत्वों पर प्राथमिकता मिलती है उनको। ठीक है, लेकिन समस्या कहाँ शुरू होती है? मौलिक अधिकार के विषय में भी विवाद काफ़ी हुआ था कि मौलिक अधिकारों में राज्य सरकार संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है। इसके ऊपर जो है वीडियो जो है जब मौलिक अधिकार बनाया गया था, पढ़ाया गया था, तो उसमें आपको बता दिया गया था। ठीक है, यहाँ समस्या यहाँ से शुरू होती है कि अभी तक तो ये था कि मौलिक अधिकारों को जो है नीति निर्देशक तत्वों पर प्राथमिकता थी,
लेकिन समस्या शुरू होती है 25वें संविधान संशोधन 1971 से। सरकार ने जो है 1971 में संविधान में 25वां संविधान संशोधन किया और 25वां संविधान संशोधन करने के बाद संविधान में 31G स्थापित कर दिया। संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 31G को स्थापित किया गया, ठीक है। और इस अनुच्छेद के द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो है मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई। क्या कहा गया उसमें, देखिए लिखा गया है कि यदि अनुच्छेद 39 ख और 39G की बात की गई, 39 ख और 39G जो है ये नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो भौतिक संसाधनों का इस तरह से व्यवस्था करेगा, उत्पादन के साधनों का इस तरह से व्यवस्था करेगा कि जिससे सार्वजनिक हित हो, उसका केंद्रीकरण न हो। यानी कि भूमि संपत्ति जो है वो किसी एक ही व्यक्ति के पास न रह जाए, बल्कि उसका इस तरह से वितरण किया जाएगा कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। तो इसके विषय में हम लोग जब नीति निर्देशक तत्वों पढ़ेंगे आगे, उसके जो अनुच्छेद को पढ़ेंगे 36 से लेकर 51 तक तब उस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी आप समझिए कि 39 ख और 39G में यही लिखा गया है कि राज्य जो है संपत्ति का, उत्पादन के साधनों का इस तरह से व्यवस्था करेगा कि इसका केंद्रीकरण ना हो। केंद्रीकरण का मतलब है कि एक ही जगह ये सिमट कर ना रह जाए, एक ही व्यक्ति के पास पूरी गांव की ज़मीन ना हो जाए, बल्कि उसका इस तरह से वितरण किया जाएगा कि सबको थोड़ा थोड़ा मिले, सार्वजनिक हित हो, सबका कल्याण हो, इस तरह की व्यवस्था करेगा, ठीक है। अब इसी की बात हो रही है 39 ख और 39G, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया कि यदि अनुच्छेद 39 ख और ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए राज्य कोई विधि बनाता है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में जो हमको मूल अधिकार मिले हैं उसका अतिक्रमण कर रहा है। ये कह रहा है जो 31G जोड़ करके प्रावधान किए गए हैं 25वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 39 ख और ग में जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें जो प्रावधान हैं, अगर इसको क्रियान्वयन करने के लिए राज्य कोई कानून बना देता है, अगर उस कानून से अनुच्छेद 14 और 19 का अतिक्रमण हो रहा है, इसका उल्लंघन हो रहा है, तो इस आधार पर इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि अगर मूल अधिकारों का ये अतिक्रमण कर रहे हैं, इसको क्रियान्वयन के लिए जो कानून बनाया जा रहा है वो मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, तो उसको जो अतिक्रमण करने दिया जाएगा, वो माना जाएगा, तो उस आधार पर आप न्यायालय में केस दायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको देखिए तो 39 ख और ग जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं और 14 और 19 जो है मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई। अब इसको चुनौती दे दी गई जब ये संशोधन हो गया कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई। ध्यान देना यहाँ समस्त नीति निर्देशक तत्वों की बात नहीं हुई थी, यहाँ पर केवल किसकी बात हुई है, 39 ख और 39G। केवल 2 अनुच्छेदों में जो प्रावधान हैं उसको क्रियान्वयन के लिए अगर 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है, तब उस आधार पर हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। ये संशोधन हुआ था, ठीक है। तो यानी कि प्रश्न यही पूछेगा कि 25वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई, या किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई, तो वो था 25वां संविधान संशोधन 1971। अब इस मामले को फ्रेंड्स चुनौती दे दी गई, इसको चैलेंज किया गया, इसकी वैधानिकता को, कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, कि कहा गया कि भाई ये तो असंवैधानिक है, ये तो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है ये संविधान संशोधन। तो वहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, उसमें उसने जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये कहा कि ये संविधान संशोधन जो है संवैधानिक है। संवैधानिक अगर कह दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, इसका मतलब है कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी जा सकती है। केवल किसमें, 39 ख और ग की, यहाँ केवल ख और ग की बात हो रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि 39 ख और ग में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, यदि उसके क्रियान्वयन के लिए इनका 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है तो ये कोई गलत बात नहीं है, सही है, ये संविधान सम्मत व्यवस्था है, तो ये लागू हो गया। लेकिन अब समस्या एक और हुई तब जब संविधान संशोधन 42वां कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इसके द्वारा केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था कर दी, संसद में संविधान संशोधन करके ये व्यवस्था कर दिया गया, अनुच्छेद 31G, यही 31G जो कि 25वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था और इसमें 39 ख और ग की वर्णन किया गया था। इसमें जो है उसने संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी कि भाग 4 में जो जितने भी निर्देशक तत्व दिए गए हैं
उन सभी को मूल अधिकारों पर वरीयता दी जाएगी। अब ध्यान समझना, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा तो कहा गया केवल 39 ख और ग को मूल अधिकारों पर वरीयता मिलेगी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में, तो इसमें यह कह दिया गया कि भाग 4 में जितने भी निर्देशक तत्व हैं सबको मूल अधिकारों पर वरीयता दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाग 4 में जितने भी निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इनके क्रियान्वयन के लिए यदि सरकार कानून बनाती है तो उसको जो है न्यायालय में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों पर वरीयता दे दी गई। दोनों का अंतर आपको समझ में आ रहा है? इसके द्वारा तो केवल 39 ख और ग को वरीयता दी गई थी, लेकिन यहाँ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समस्त नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के ऊपर वरीयता दे दी गई। अब बहुत बवाल मचा इसके लिए। अब जब बहुत बवाल मचा तो ये मामला गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में, इसको चुनौती दी गई। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में इस संविधान संशोधन को, 42वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया। 1980 में निर्णय जब आया तो उसमें इसने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि यह जो 42वां संविधान संशोधन किया गया और 31 ग में जो व्यवस्था की गई वो व्यवस्था पूर्णतः असंवैधानिक है। असंवैधानिक कह दिया मतलब इस व्यवस्था को पूर्णतः निरस्त कहा। यह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाला संविधान संशोधन है, इसलिए यह पूर्णतः असंवैधानिक है, इसको निरस्त किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 31 ग में व्यवस्था की गई थी, जो उपबंध जोड़े गए थे, उनको उसने निरस्त कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब जब असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन साथ में ये कहा कि जो 31 ग में 39 ख और ग वाला पहले वाली व्यवस्था थी, 25वें संविधान संशोधन वाला, वो व्यवस्था संविधान सम्मत है, वो संवैधानिक है, वही जो है मान्य होगी, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई ये अमान्य होगी। तो इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकल के आया कि यह जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सभी मूल नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी, इसको निरस्त कर दिया गया। फिर स्थिति वही हो गई कि अनुच्छेद 39 ख और ग ही मूल अधिकारों पर वरीय होंगे, अन्य नीति निर्देशक तत्व नहीं, जो वर्तमान में व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, इनके ये एक दूसरे के पूरक हैं। इनके मध्य जो है सामंजस्य बनाइए, इनके मध्य संतुलन बनाना जो है यही संविधान का आधारभूत ढांचा है। नीति निर्देशक तत्व जो है वे लक्ष्य हैं जिनको हमको प्राप्त करना है, और मूल अधिकार वे साधन हैं जिसके माध्यम से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, और इनमें से किसी को एक दूसरे पर पूर्णतः वरीयता नहीं दी जा सकती है। जैसा कि पूर्णतः वरीयता देने का प्रयास जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो इसको इसने निरस्त कर दिया, कहा पूर्णतः वरीयता जो है किसी को किसी पर नहीं दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यह था मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व, जिसमें से ये आपको स्पष्ट हो गया कि कोई किसी पर जो है सर्वोच्च नहीं है, दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों अपने अपने जगह जो है महत्वपूर्ण हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, न कि दोनों एक दूसरे के विरोधी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूं कि जो भी इस टॉपिक में आपको समझाने का प्रयास किया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। नीति निर्देशक तत्व का अर्थ समझ में आ गया होगा, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रकृति समझ में आ गई होगी। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व की जो संबंध में विवाद हैं, उसमें किसको किस पे वरीयता मिली, कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकार पर वरीय है, कौन सा नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि कुल मिलाकर के पूरा वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, काफ़ी बेस आपका क्लियर किया है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।